अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम इस लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, वो है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्य एम्पायर इन इंडिया 321 BC to 185 BC। BC मीन बिफोर क्राइस्ट। एज यू नो दैट कि हमारा जो लेक्चर का पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है। हम एक ही टॉपिक को 3 दफा कवर अप करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, देन उसकी टोटल उर्दू में समरी बताते हैं, एंड आफ्टर दैट थर्ड टाइम उसको उर्दू और इंग्लिश में मिक्स अप करके अगेन वही स्टोरी रिपीट की जाती है। इस तरह से क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप लोगों की जो अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई वर्ड ऐसा है जो आपको प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, तो वो जब उर्दू में इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन की जा रही होती है तो वो आप लोगों का क्लियर हो जाता है। सेकेंड टाइम जब हम लोग उर्दू में उसकी समरी करते हैं तो उसमें आप लोगों को इस तरह से हेल्प आउट हो जाती है कि आप लोगों को अगर इंग्लिश में कोई चीजें सॉल्व आउट नहीं हो रही, उनकी समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, तो वो जब उर्दू में उसकी समरी बताई जाती है तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाती है। एंड थर्ड टाइम जब उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करके बताया जाता है तो आप लोगों की कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, सब क्लियर हो जाते हैं। आई होप सो दैट आप लोगों को ये पैटर्न पसंद आए। Without wasting our time, let's start our today lecture. The role of Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya belonged to a Kashtri family. He established a vast and strong empire in India. After the attack of Alexander the Great, all the states of India got disturbed by rebellion. In such circumstances, Chandragupta Maurya got the opportunity to fulfill his aims. Maurya had a strong empire which included war elephants too. After conquering Punjab, he captured the state of Magadha. His kingdom spread from the Bay of Bengal and the Arabian Sea to Himalaya. One of the generals of Alexander Seleucus attacked Punjab. Chandragupta Maurya defeated him after a hard battle. Greeks handed over Kabul, Kandahar, and Herat to Chandragupta. Chandragupta also captured Bengal, Bihar, UP, Malawi, and South Punjab. After that, he included Mysore, Kashmir, Sindh, Northern Sindh, Balochistan, and Afghanistan, and in southern region in his empire. Maurya Empire remained in power for 185 years. It was the world's strongest empire of its time. The oldest city of the kingdom of Chandragupta and Pakistan Maurya was Taxila. It was a very prosperous city. It had a university where science and technical education was given. In his era, art and craft were promoted. Government has run under a regular system. The Department of Tax, Communication, Agriculture, Trade and Shipping were introduced. A council of village elders was responsible for delivering justice in a village. Canal system was introduced in that era. A network of roads was established. Weight and scales for measuring were used. Two crops were grown in a year. Department of Investigation was established. The poor and the orphan were brought up by the empire. ओके, अब हमारा जो सेकंड फेज है जिसमें हम लोगों ने उर्दू में उसकी समरी करनी है अगेन आप लोगों की, तो वो स्टार्ट करते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य का ताल्लुक कश्यप खानदान से था। उसने हिंदुस्तान में एक वसी और मजबूत सल्तनत कायम की। सिकंदर आजम के हमले के बाद हिंदुस्तान के तमाम रियासतें बगावतों में तकसीम हो गई। ऐसे हालात में चंद्रगुप्त मौर्य को अपने मकासद की तकमील का मौका मिला। मौर्य की एक मजबूत फौज थी जिसमें जंगी हाथी भी शामिल थे। पंजाब को फतह करने के बाद उसने रियासत मगध पर कब्जा कर लिया। उसकी सल्तनत खलीज बंगाल और बहरीन समंदर से हिमालय तक फैली हुई थी। सिकंदर के एक जनरल सिल्वेस्ट्रस ने पंजाब पर हमला किया। चंद्रगुप्त ने सख्त जंग के बाद उसे शिकस्त दी। यूनानियों ने काबुल, कंदाहार और हरात चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दिए। चंद्रगुप्त ने बंगाल, बिहार, यूपी, मलावा और जनूबी पंजाब पर कब्जा कर लिया। मैं साथ साथ आप लोगों को इस तरह से उसके बाद उसने कश्मीर, सिंध, शुमाली सिंध, बलोचिस्तान और अफगानिस्तान को जनूबी इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल किया। मौर्य सल्तनत 185 साल तक इक़्तिदार में रही। 185 साल तक इक़्तिदार में रही। ये अपने वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत थी। चंद्रगुप्त और पाकिस्तान मौर्य की सल्तनत का कदीम तरीन शहर टैक्सला था। ये बहुत ही खुशहाल शहर था। इसकी एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ साइंस और तकनीकी तालीमात दी जाती थी। उनके दौर में फन और हुनर को फरोग दिया गया। हुकूमत एक बाकायदा निज़ाम के तहत चलाई जाती थी। टैक्स, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड शिपिंग के महकमे मुतारिफ करवाए गए। गांव के बुजुर्गों का एक कौंसली गांव में इंसाफ की फरहमी के लिए जिम्मेदारी होती थी। इस दौर में नहरी निजाम राइज हुआ। सड़कों का जाल बिछाया गया। पैमाइश के लिए वजन और तराजू इस्तेमाल किए गए और एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तहकीकात का शोबा कायम किया गया। गरीबों और यतीमों की परवरिश का जिम्मा सल्तनत का होता था। ओके, अब हम जो थर्ड टाइम इन चीजों को अगेन से देखेंगे और उसमें मैं आप लोगों को साथ साथ चीजें समझाती जाऊंगी और साथ साथ अगेन हम लोग उसकी रीडिंग करते जाएंगे। ओके, द रोल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कि उन्होंने कहा है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल मौर्य एम्पायर इन इंडिया, कि इंडिया में मौर्य की जो हुकूमत थी, उनकी जो सल्तनत थी, वो कैसे आई और कौन टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड से लेकर किस टाइम पीरियड तक रही। ये चीजें हम लोगों ने देखनी है। तो उसमें सबसे जो हमारा रोल है, मीन किरदार है और चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें क्या है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य था कौन। देन उसने कौन सा ऐसा किरदार, कौन से ऐसे काम सर अंजाम दिए कि उसका भी इसमें नाम आया है। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। द रोल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग टू कश्यपी फैमिली। अब हम लोगों ने पढ़ा है पीछे इसी चैप्टर में, हम लोगों ने हिंदुइज्म के 4 कास्ट एंड क्रीड सिस्टम पढ़े थे। उनमें लोग डिवाइड हुए हुए होते थे। कश्यपी फैमिली थी, वेश थे, शूद्र थे, एंड ऑल दैट, ये वाली चीजें, ब्राह्मण थे। ये हम लोगों ने पढ़े हैं कि उनमें उसके हिसाब से लोगों को डिवाइड किया जाता था कि ये बादशाहों के लोग हैं, उनके पीपल्स बिलोंग करते हैं अगर वो इस जात से हैं। तो अगर वो छोटी जात के तबके से लोग मुंसलिक हैं तो उनके जिम्मे और काम होंगे एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें हम लोगों ने हिंदुइज्म का जो रिलीजन है उसमें पढ़ी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कश्यपी फैमिली से बिलोंग करता था। कश्यपी फैमिली जो उनकी थी, कास्ट एंड करीड सिस्टम में सबसे अपर लेवल पे होती थी। ही स्टेब्लिश्ड ए वास्ट एंड स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया। उसमें इंडिया में एक बहुत ही मजबूत और बड़ी, बड़ी मीन वसी, जो बहुत ही ज्यादा रकबे पर, इलाकों पर, गांव पर या सिटी पर फैली हुई थी। बहुत ही वास्ट, बहुत बड़ा जिसे कहते हैं। ही स्टैब्लिश्ड ए वास्ट एंड स्ट्रॉन्ग एम्पायर। उसकी सल्तनत बहुत वास्ट थी, बहुत वसी थी, बड़ी थी। आफ्टर द अटैक ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया गॉट डिस्टर्ब्ड बाय रिबेलियन। हम लोगों ने ऊपर एक टॉपिक पढ़ा है, अटैक ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, कि सिकंदर आजम का हमला। सिकंदर आजम ने जब इंडिया पर हमला किया तो क्या हुआ कि उनकी जो स्टेट्स थी, उनकी जो रियासतें थी, वो क्या हुई कि वो बट गई, वो तकसीम हो गई। कि जिन्होंने, और सिकंदर आजम ने उन पे हमला किया और उन्होंने अपने आप में वो चीजें बांट ली। इन सच सर्कमस्टांसेस चंद्रगुप्त मौर्य गॉट द अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल
his aim. उसके माइंड में कुछ एम था, उसने कुछ अचीव करना था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसने इस मौके से फायदा उठाते हुए अपने उस एम की तरफ तवज्जो दी। मौर्य हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी विच इंक्लूडेड वॉर एलिफेंट्स टू। कि मौर्य के पास एक बहुत ही मजबूत आर्मी थी। आर्मी में उनके पास जंगी हथियार होते थे। जैसे अब हर मुल्क की अलग अलग आर्मी है, तो उसमें उनकी स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। उनके पास स्पेसिफिक हथियार होते हैं, जहाज होते हैं, अपने डिफेंड के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो उस वक्त में जो उनके हिसाब से जो हथियार थे, जो चीजें थी, तो उनमें एलिफेंट्स, वो हाथियों पे बैठ के जंग लड़ते थे, घोड़ों पे बैठ के जंग लड़ते थे, तलवारों के साथ जंग लड़ी जाती थी। तो हम लोग देखते हैं ये चीजें। लेकिन अब के दौर में ऐसा नहीं है, अब वेपन जो है वो चेंज हो गए हैं, अब जंगे उस तरह से नहीं लड़ी जाती। तो मौर्य के पास ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत आर्मी थी। और उनके पास जो वेपन्स थे, उनमें क्या थी, एलिफेंट्स भी उनके पास थे, कि वार एलिफेंट्स उनके पास मौजूद थे। उन्हें एक स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है वार एलिफेंट्स को। आफ्टर कंकोरिंग पंजाब, ही कैप्चर्ड द स्टेट ऑफ मगाडा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब की जो एक स्टेट है, पंजाब को कंक्योरिंग फतह करने के पास मगाडा की तरफ वो मूव ऑन हुआ। उसने मगाडा पे अपना कब्जा कर लिया। हिज किंगडम स्प्रेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी टू हिमालय। अब उसका बताया जा रहा है कि उसकी जो एरिया है, जिस जगह पे वो फैली हुई है, जो उसका रकबा है, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो एक जगह बता रहे हैं कि उसकी जो किंगडम है, उसकी जो सल्तनत है, जिसकी सल्तनत, मौर्य की जो सल्तनत है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो सल्तनत है, वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी टू हिमालय। यहाँ तक उसकी जो सल्तनत है वो फैली हुई है। वन ऑफ द जर्नल्स ऑफ अलेक्जेंडर सेल्वेक्सस अटैक पंजाब। चंद्रगुप्त डिफीटेड हिम आफ्टर ए हार्ड बैटल। अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक जनरल था, उनकी फौज में एक आदमी था, जिसको बहुत ही मुश्किल के बाद, बहुत एक जद्दोजहद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने शिकस्त दी। ग्रीक हैंडेड ओवर काबुल, कंधारा एंड हरात तो चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों ने फिर क्या किया कि उसने जंग लड़ने के बाद जब उसने फतह कर लिए, तो ये जो इलाके थे, ये किसको, चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दिए। चंद्रगुप्ता आल्सो कैप्चर्ड बंगाल, बिहार, यूपी, मलावी एंड साउथ पंजाब। उन्होंने ये वाले जो इलाके थे, ये भी उसने अपने कब्जे में ले लिए, इन पे भी शिकस्त कर ली, इनके पे भी काबू पा लिया। आफ्टर दैट ही इंक्लूडेड मिसोर, कश्मीर, सिंध, नॉर्थन सिंध एंड ऑल दैट। ये वाले भी उसने अपने सिंध में इलाके शामिल कर दिए। इधर से आप लोगों को एक एमसीक्यूज आ सकता है, वो आपको प्रॉपर तरीके से अब चीजें याद करनी होंगी। सबसे पहले कि उन्होंने सबसे पहले किसको कनक्योर किया, पंजाब को। एंड आफ्टर दैट वो किसकी तरफ रवाना हुआ, मगाडा। फिर इसमें से कोई भी तीन चार के नाम लिख के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या इन पे हुकूमत थी चंद्रगुप्त मौर्य की या नहीं थी। तो आपको इनके नाम लाजमी याद करनी है, फिंगर टिप पे आप लोगों को इनके नाम होने चाहिए। मौर्य एम्पायर मीन इन पावर फॉर 185 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर दी, उनकी सल्तनत आ गई, लेकिन वो सल्तनत कितनी देर तक कायम रही, कितनी देर तक उसी पावर में रही, उसके पास वो इख्तियारात या वो तरक्की, वो सारी कितनी अरसे तक रही। तो 185 साल तक उनके पास ये हुकूमत रही, मौर्य के पास ये सल्तनत 185 साल तक रही। उनमें उन्होंने डेफिनेटली बहुत सारे काम भी किए होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां या कोई ऐसी टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट, ऑल दैट चीजें इंट्रोड्यूस करवाई होंगी। तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हमें बताया गया है, जो आप लोगों के लिए जरूरी है। इट वॉज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर ऑफ हिज टाइम। कि अपने वक्त में, अपने वक्त होता है कि एट ए टाइम पाई जाने वाली दुनिया में और भी तो उसी एक एम्पायर तो नहीं था। मौर्य एम्पायर उस वक्त में एक तो एम्पायर नहीं था, दुनिया में बहुत सारी और भी सल्तनत थी। तो एज कंपेयर टू उस वक्त की जो जितनी भी सल्तनत थी, उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए, तो जो मौर्य खानदान की सल्तनत थी वो सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी, सल्तनत थी अपने वक्त की वो सबसे बड़ी सल्तनत थी। कौन सी, मौर्य की। The oldest city of the kingdom of Chandragupta and Pakistan Maurya was Taxila। के मौर्य जो है सल्तनत, जो किंगडम है, उसका जो सबसे कदीम तरीन शहर कौन सा है, वो है टैक्सला, जो पाकिस्तान में है। इट वॉज ए वेरी
प्रॉस्पेरियस सिटी, कि वो बहुत ही खुशहाल सिटी थी। खुशहाल सिटी किस तरह से थी कि वहां पे अच्छा निजाम राय था, जस्टिस के लिए निजाम राय था। वहां पे बाकी उनके इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन और सड़कें वगैरह, उनके घरों की कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई हुई है, लोग किस तरह से बराबरी की सतह पे लोग, कोई ये नहीं था कि ये ऊपर वाला तबके से ताल्लुक रखता है, ये नीचे वाले, हर लोग को इक्वालिटी की बेस पे ट्रीट किया जाता था। इस वजह से वो बहुत ही खुशहाल सल्तनत थी। It had a university where science and technical education was given. उसने एक मौर्य खानदान ने, या मौर्य जो सल्तनत थी, जो मौर्य एम्पायर था, उसने एक यूनिवर्सिटी भी कायम की। वो यूनिवर्सिटी, वहां पे कौन सी किस्म की एजुकेशन दी जाती थी? फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग जो भी यूनिवर्सिटी सर्च आउट करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट कोर्स किसी में ज्यादा करवाए जा रहे हैं। अगर उनका एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टूडेंट ले सकते हैं, तो वो कोर्सेज ज्यादा स्टार्ट करवा देते हैं। अगर कोई छोटी यूनिवर्सिटी है, उनका एरिया कम है, तो वो कम स्टूडेंट लेते हैं और उनके कोर्सेज भी कम होते हैं। तो इस तरह से उनकी जो यूनिवर्सिटी थी, जो यूनिवर्सिटी, उसमें दो कोर्सेज करवाए जाते थे, एक साइंस के रिलेटेड और दूसरा टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी। इन हिज इरा आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर प्रमोटेड, कि हाथों से जो काम किया जा रहा है वो बहुत प्रमोट किया जाता था। आर्ट को किस तरह से बहुत ज्यादा उनको भी शोहरत दी गई, उनके काम को भी सराहा गया। गवर्नमेंट वाज रन अंडर ए रेगुलर सिस्टम, के हुकूमत को चलाने के लिए एक बकायदा निजाम अरेंज किया गया था, एक रेगुलर सिस्टम था। जैसे एक डेमोक्रेसी का सिस्टम होता है, किंगडम का सिस्टम होता है, कि ये काम इसके जिम्मे है, ये काम इसके जिम्मे है, हर एक बंदे को उसकी ड्यूटी दे दी जानी है, आपने इस चीज को देखना है, लुक आफ्टर करना है, आपने इस चीज को लुक आफ्टर करना है। तो इस तरह से वो सारी जो चीजें हैं एक दूसरे में डिवाइड करके घर को या निजाम को या हुकूमत को चलाया गया। द डिपार्टमेंट्स ऑफ टैक्स, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड शिपिंग वर इंट्रोड्यूस। टैक्स का मीन क्या होता है कि जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा हम हुकूमत को पे करते हैं। हुकूमत को पे करते हैं तो हुकूमत अपने खजाने में रख के, तो रिटर्न वो हमें पे लगाती है। तो टैक्स किस किस चीजों पे लगाए गए? एग्रीकल्चर पे, ट्रेड, तजारत पे। तजारत का क्या मतलब होता है कि एक चीज आपने खरीद के दूसरे मुल्क में या दूसरे कंट्री में, दूसरी सिटी में, दूसरे एरिया में जाके बेचनी है। एंड शिपिंग वर इंट्रोड्यूस। A council of village elder was responsible for delivering justice in a village। क्या मतलब है? आजकल भी हम लोग देखते हैं जैसे अदालतें लग गई हैं, अदालतें कायम हो गई हैं। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, ये लोगों को लगता है कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो अदालतों का रुजू करते हैं। लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे अभी भी पंचायत का सिस्टम मौजूद है, कि वहां पे जो गांव के बुजुर्ग होते हैं, वो एक पंचायत वाला सिस्टम लगता है, गांव के बुजुर्ग वहां पे इकट्ठे होते हैं। दोनों जो पार्टियां होती हैं, मुखालिफ पार्टियां आमने सामने होती हैं, वो अपना मुद्दा रखती हैं, और फिर जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं उनका फैसला करते हैं। तो सेम उन्हीं के टाइम पीरियड में भी ये चीजें मौजूद थी, कि वहाँ गांव की जो काउंसिल होती थी, गांव के जो एल्डर्स होते थे, उनकी काउंसिल बना दी गई थी। 5 बंदों की हो सकती है, 10 बंदों की हो सकती है, 6 बंदों की हो सकती है, कितने में भी हो सकती है। तो उनकी काउंसिल बना गई थी कि इन लोगों ने फैसला करना है, एज ए जज रिप्रेजेंट करते थे वो, जो गांव के बुजुर्ग होते थे। तो वो उनका फैसला करते थे, लोगों को जस्टिस देते थे, जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके बारे में कहते थे कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, ये इसको जस्टिस दिया जाना चाहिए। कैनाल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन दैट इरा। कैनाल सिस्टम मीन के नहरी निजाम, के छोटी छोटी नहरी और नाले निकाले गए एग्रीकल्चर को, जो फसलों को पानी देने के लिए। तो ये जरा सारा जो निजाम था, ये जो चीजें थी, ये भी उस वक्त में इंट्रोड्यूस हुई उनके एम्पायर में, उनकी सल्तनत में। एंड नेटवर्क ऑफ रोड वाज एस्टैब्लिश। रोड भी बनाए गए, वो कच्चे हो सकते हैं पर पक्के हो सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि रोड जब स्मूथ होगा तो आप लोगों की जो ट्रैवलिंग है वो ज्यादा इजी हो जाएगी। वेट एंड स्केल फॉर मेजरिंग वर यूज्ड, कि वो, ये नहीं है कि उनके पास कोई चीज नहीं थी, डेफिनेटली वो एक खुशहाल कंट्री थी, खुशहाल एम्पायर था। तो उनके पास वेट एंड स्केल के भी सिस्टम मौजूद थे, कि चीजों को नापने तोलते हैं, कि गंदम को ना, ऑल दैट, बाकी चीजों को वो जब तजारत करते थे तो किस बेस पे करते थे, चीजों को नाप तोल के ही देते थे, डिलीवर करते थे या खरीदते थे। तो सेम उनके पास ये चीजें भी मौजूद थी। और एक साल में 2 फसलें की जाती थी, 2 फसलें उगाई जाती थी उनके वक्त में। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज इस्टेब्लिश। इन्वेस्टिगेशन मीन क्या हो सकता है आपके? पुलिस के, जब कोई चोरी हो जाती है तो हम लोग पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं,
पुलिस में जाके अपना केस फाइल कर देते हैं कि हमारे साथ ये चोरी हो गया, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो सेम अगर किसी के साथ कोई चीज उनके गप्त हो गया, गुम हो गया, तो वो इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट भी उनके स्टेब्लिश थे, कायम किए गए थे। और वो जो गरीब लोग होते थे, जिनका वाली वारिस कोई नहीं है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनकी जो जिम्मेदारी होती थी, उनकी परवरिश की जो जिम्मेदारी होती थी, उनको जो लुक आफ्टर करना होता था, वो किसकी जिम्मेदारी होती थी? वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती थी। हुकूमत उनको लुक आफ्टर करती थी, उनको पैसे देती थी, उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी लेती थी, जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि वो अपने पैरों पे खड़े ना हो सके। ये वाली सारी चीजें होती हैं। अगर हम लोग इसी चीजों में से, आपको काफी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। आप लोगों को इसको, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अगेन बता देती हूँ कि इसमें से कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सी चीजें इसमें से एमसीक्यू याद रखनी चाहिए। सबसे पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य का किस खानदान से ताल्लुक था। फर्स्ट एमसीक्यू खश्तरी फैमिली से, ठीक है। देन सेकंड जो एमसीक्यू हमारा बनेगा वो ये इसमें लास्ट पे आके कि उसने कौन कौन सी जो स्टेट्स थी उनके ऊपर कब्जा किया। आपको सारी स्टेट्स के नेम पता होने चाहिए। ये एमसीक्यू से हो गया। थर्ड अगर एमसीक्यू इसमें बनाए तो वो उसमें ये बन सकता है कि उसकी जो किंगडम थी, उसका जो एरिया था, वो कहाँ से शुरू हो गया, कहाँ से खत्म हो रहा था। तो हिज किंगडम स्प्रेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी टू हिमालयस। ये एमसीक्यू हो गया। देन उनमें कि उनकी जो मौर्य की एम्पायर थी, सल्तनत थी, वो कितने टाइम पीरियड तक रही, कितने सालों तक रही। तो 185 ईयर्स। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए इसमें से। देन वो अपने वक्त की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर थी ऑफ इट्स टाइम। ये इसमें एमसीक्यूज बन सकता है। सबसे ओल्डेस्ट सिटी कौन सा है उस एम्पायर का, मौर्य एम्पायर का? वो टक्सला है। ये चीज याद होनी चाहिए। देन उस वक्त में जो यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में कौन सी एजुकेशन दी जाती थी? एक टेक्निकल और दूसरा साइंस दी जाती थी। दो चीजें होगी। देन कौन से डिपार्टमेंट उस वक्त बनाए गए? टैक्स के, कम्युनिकेशन के, एग्रीकल्चर के, ट्रेड के, शिपिंग के, ये सारी चीजें। और कौंसल जो उनको जस्टिस किस तरीके से दिया जाता था? कौम में कौंसल एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबल होती थी जस्टिस, डिलीवरिंग जस्टिस के लिए। और पुअर और जो ऑर्फन्स होते थे उनकी लुक आफ्टर कौन करता था? एम्पायर करती थी, एम्पायर के जिम्मे होती थी, एंड ऑल दैट। ये वाले छोटे छोटे जो एमसीक्यूज हैं वो आपके इसमें से बन सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए चीजें ग्रैस्प करना, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम जो अगला टॉपिक है हमारा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।